आज की क्लास में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं विषय फिजिक्स अध्याय 2 सरल रेखा में गति, इसके लगभग आखिरी लेक्चर पर हैं। इसमें हमें कलन विधि या समाकलन विधि या कैलकुलस विधि कुछ भी लिखा आ सकता है परीक्षा में, से गति के समीकरणों को स्थापित करना है। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन या उनकी स्थापना करना, उनको ड्राइव करना। ठीक है। अब हम यहाँ पर गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर से ड्राइव कर रहे हैं, पर मेथड कौन सी अब की बार? कलन विधि या कैलकुलस मेथड या समाकलन विधि, जो भी आप इसको कहना चाहें कहना। ठीक है ना। अब इसको देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आएगा हमारा प्रथम समीकरण की स्थापना। किसकी स्थापना कर रहे हैं हम? प्रथम समीकरण की स्थापना। पहले हम प्रथम समीकरण की स्थापना करेंगे, है ना। आप बताएंगे जरा कि गति के समीकरण कौन सी गति के लिए लागू होते हैं? एक समान त्वरित गति के लिए। क्या के लिए? एक समान त्वरित गति का मतलब हुआ त्वरण कांस्टेंट है, तो पूरे में एक कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, समाकलन होगा या अवकलन होगा वो चरों का होता है, अचर तो हम बाहर ही कर देते हैं ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं पहली लाइन जो आपको लिखना है वो मैं ले रहा हूं कि माना एक वस्तु सरल रेखा में एक समान त्वरण ए के अंतर्गत गति कर रही है। माना एक वस्तु क्या कर रही है? सरल रेखा में एक समान त्वरण ए के अंतर्गत गति कर रही है। ये अपन ने एक कंडीशन अप्लाई कर दी उसमें। ठीक है ना। यदि dt समय में, dt समय मतलब बहुत छोटा सा समय हुआ, बहुत छोटे समय को, बहुत छोटे परिवर्तन को dt लिखा जाता है। बहुत छोटे परिवर्तनों को, तात्कालिक परिवर्तनों को dt, dx, dv फिजिक्स में ऐसा लिखा जाता है। समझ आएगी ना बात। तो माना कि dt समांतराल में, dt कैसा समांतराल हो गया? बिल्कुल छोटा। dt समांतराल में वस्तु के वेग में dv परिवर्तन होता है। कितना समांतराल में कितना परिवर्तन होता है? तब त्वरण की परिभाषा से a बराबर आएगा dv बटे dt। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये आएगा नहीं आएगा? मैंने बोला आपसे कि माना dt समांतराल में वेग में कितना परिवर्तन होता है? dv। बातें ध्यान से सुनना कि बोर्ड पर थोड़ी सारा कुछ लिखा है। dt समांतराल में वेग में dv परिवर्तन होता है, तो उसका त्वरण क्या होगा? त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन बटे समांतराल। तो वेग में परिवर्तन कितना है? dv। समांतराल कितना है? dt। देन a इक्वल टू क्या होगा? या ये त्वरण की परिभाषा भी है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कई बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं यहां से इसको ऐसा लिख रहा हूं, ये गणित की बात है, a इंटू डी टी इक्वल टू dv। मैंने dt को यहाँ तरह गुणा कर दिया, वहां पर मैंने dv बचा लिया, तो a dt बराबर क्या हो जाएगा? dv। अब मैं इसके दोनों पक्षों का मैं समाकलन करूंगा, लेकिन समाकलन के लिए मुझे लिमिट लेनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे उक्त समीकरण का, यह एक समीकरण है, उक्त समीकरण का t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू u तथा t इक्वल टू t पर v इक्वल टू v के बीच समाकलन करने पर, सीमाओं के बीच क्या करने पर? तो ये देखिए, ये हमारी लिमिट है। ये जो मैंने लिखी है इसी को क्या बोलते हैं? अपनी लिमिट। यानी कि जहां पर t में अवकलन करना है, समाकलन करना है इन फॉर्म ऑफ t, तो वहां पर t वाली लिमिट लेना है, और जहां पर v वाला फंक्शन वहां पर कौन सी लिमिट लेना है? v। तभी ऐसा लिखा जाएगा। देखो समाकलन कर रहे हैं ना, तो समाकलन करने के वाला साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे a dt। ध्यान दो, अभी t वाला फंक्शन है ना, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, तो यहाँ पर t वाली लिमिट लेंगे, तो ये कहलाएगी अपर लिमिट 0, ये कहलाएगी लोअर लिमिट, तो 0 टू t लिखा जाएगा। अब इक्वल टू, यहाँ पर भी तो मुझे करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अपर लिमिट t, यहाँ पर 0, तो 0 के लिए v क्या है? u। यहाँ मुझे u लिखना है, और t के लिए v की वैल्यू क्या है? v। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है? v लिखना है, और यहाँ पर लिखना है dv। क्लियर हो गया ना बात? एक कौन सा समाकलन है? नेक्स्ट, तो प्लस सी लेते नहीं है, पहले बताया था ना समाकलन में
कि हर एक सबल के साथ समाकलन नियतांक होता है लेकिन स्थित के साथ नहीं है। अब देखें यहाँ पर, अब इसका समाकलन करेंगे। एक बात बताओ मुझे, हमने आपको बताया था कि अचर को अपन बाहर कर लेते हैं, या आप सी का सी एक्स बताया था ना, ए का एटी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बाहर करूंगा ये दिखाने के लिए आपको कि ये अचर है। तो ए यहाँ पर अचर है, क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति में ए क्या होता है? अचर। ए बदलता नहीं है। अगर ए बदला तो फिर तो क्या कि एक समान त्वरित गति परिवर्तित त्वरित गति हो जाएगी। यहाँ पर ए कांस्टेंट है तो मैं ए कांस्टेंट पे बाहर कर देता हूं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 to t और ये dt और इक्वल टू यहाँ पर u2v और ये dv। अब समाकलन करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। तो जैसे कि x का अवकलन 1 होता है ना, तो 1 का समाकलन x, जैसे यहाँ पर x t के सापेक्ष हो रहा है तो 1 का जो इंटीग्रेशन वो होगा t, एक का समाकलन क्या होगा? t। ऐसे समझिए, जैसे मैंने x का अवकलन किया तो कितना आएगा? तो अगर मैं 1 का समाकलन करता हूं तो कितना आना चाहिए? आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? परिभाषा है ना, अवकलन की विपरीत क्रिया को क्या बोलते हैं? तो जब मैंने x का अवकलन किया बनाया तो 1 का समाकलन क्या लिखा जाएगा? जब मैं x के रिस्पेक्ट में हूं, चलो मैं यहाँ पर t कर देता हूं, यहाँ पर t कर देता हूं, तो t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, तो 1 का t के सापेक्ष समाकलन क्या होगा? ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? t। क्या लिखना पड़ेगा? 1 का इंटीग्रेशन होगा t, अगर यहाँ पर dt है, x अगर यहाँ पर dx होता, v अगर यहाँ पर dv होता, थीटा अगर यहाँ पर d थीटा होता, तो यहाँ पर जो चर हो यहाँ वही आ जाएगा। समझ आ रही बात? इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा? v और यहाँ पर क्या आएगा? u2v। तो आपको बताया था ना, जब समाकलन करते हैं तो लिमिट कहाँ पहुंच जाती है? पीछे साइड में लगा देते हैं। चलिए अब लिमिट लेते हैं। लिमिट लेने पर तो लिमिट कैसी लेते हैं? पहले अपर लिमिट, पहले कौन सी लिमिट लेते हैं? ऊपर कौन सी? तो पहले t के स्थान पर t लिखेंगे, माइनस t के स्थान पर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे a, अब यहाँ पर t माइनस 0 आएगा नहीं आएगा? और यहाँ पर भी लिमिट लो, तो पहले v के स्थान पर v लिखेंगे, v और फिर v के स्थान पर क्या लिखेंगे? u। तो यहाँ पर गुणा कर दो तो a t में से 0 गया t, तो a t बराबर v माइनस u, u को यहाँ ले आओ, तो a t प्लस u इक्वल टू v, या इसको उसके इस तरफ इसको उस तरफ लिख दो, v बराबर क्या आ गया? लो ये क्या निकल आया जल्दी बताओ? तो यह है गति का प्रथम समीकरण है। तो ये कौन सी विधि से निकाला हमने? कलन विधि से। क्या इसमें कोई कठिनाई? कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो एक त्वरण की परिभाषा लिखनी है, लेकिन परिभाषा के पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन क्या देना है कि माना dt समांतराल में वेग में dv परिवर्तन होता है, तब त्वरण की परिभाषा से a बराबर लिखेंगे dv बटे dt। क्यों? क्योंकि त्वरण की परिभाषा है वेग में परिवर्तन बटे समांतराल। ठीक है ना? फिर आपको dt का त्रिया गुणा करना है और ये लाइन लिखनी है कि हम t इक्वल टू 0 पर v को u मानते हैं और t बराबर t पर v को v मानते हैं। तो इन सीमाओं के बीच में समाकलन कर देना है। समाकलन करोगे तो यहाँ पर a बाहर 1, तो 1 का होगा t और यहाँ पर 1 का होगा v, क्योंकि यहाँ पर v के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पर t के सापेक्ष हो रहा है। बस। और लिमिट लोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सीधा आंसर ही आ जाएगा। समझ आ गया सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो आपका कौन सा हो गया? पहला। फिर यहाँ पर कोई कहानी आएगी, माना एक वस्तु त्वरण a के अंतर्गत एक समान त्वरित गति कर रही है। मान लीजिए dt समांतराल में वस्तु के विस्थापन में dx परिवर्तन होता है, या स्थिति में मान लीजिए dx परिवर्तन होता है। कितने समांतराल में? dt समांतराल में। स्थिति में कितना परिवर्तन होता है? यदि इस समांतराल वस्तु का वेग v हो तो v बराबर क्या होगा? dx बटे dt। क्यों? ये स्थिति में परिवर्तन मतलब विस्थापन, विस्थापन बटे समांतराल बराबर वेग, तो v बराबर क्या लिखेंगे? बात समझ आ गई सभी को? मैं फिर से कहानी बता दूं। कहानी क्या है? माना एक वस्तु त्वरण a के अंतर्गत गति कर रही है। मान लीजिए dt समांतराल में उसकी स्थिति में dx परिवर्तन होता है।
यदि इस समांतराल में वस्तु का वेग भी हो तब भी बराबर क्या होगा, dx बटे dt। हमें ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस समांतराल में, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेग बदलेगा, त्वरित गति हो रही है तो वेग क्या होगा, तो dt समांतराल वाला वेग है। समझ आएगी ना बात। तो फिर से सुन लीजिए, माना dt समांतराल वस्तु के स्थिति में dx परिवर्तन होता है तब विस्थापन की वेग की परिभाषा से v बराबर होगा dx बटे dt, या यहाँ से v इंटू dt बोलते चलो बराबर क्या आएगा, dx। अब यहाँ गति का प्रथम समीकरण लगाओ, गति के प्रथम समीकरण से क्या होगा, b बराबर u प्लस at, तो यहाँ पर आएगा u प्लस at और यहाँ पर क्या लिखेंगे dt इक्वल टू dx। समझ आ रही बात, अच्छी आ रही। अब सबको अलग अलग कर दो यहाँ पर। अब देखिए, अब मुझे करना है समाकलन। क्या करना है मुझे, क्लियर है बात। समाकलन करने के लिए मुझे लेना पड़ेगी लिमिट। समाकलन करना है तो कौन सी सीमाओं के बीच समाकलन करना है, तो अब देखते हैं यहाँ पर। अब माना t बराबर 0 पर, x की वैल्यू है x0, माने प्रारंभिक स्थिति उसकी क्या है x0, बात समझ आएगी ना। और t पर x बराबर क्या है, माने t बराबर t समय बाद उसकी स्थिति x हो जाती है और प्रारंभिक में उसकी स्थिति क्या थी x0। अब ये लिखेंगे उक्त सीमाओं के बीच क्या करने पर, समाकलन करने पर करिए, तो यहाँ पर आ जाएगा u प्लस at dt 0 टू t। यहाँ पर dt है ना, तो t वाली लिमिट लेना है। यहाँ पर dx, यहाँ पर x है ना, x वाली लिमिट लेना है। तो 0 के लिए x0 था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब मैं इसका अलग कर देता हूँ, इसका अलग कर देता हूँ, दो पद है ना, तो दोनों को अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पर जाएगा 0 टू t u dt प्लस 0 टू t at dt इक्वल टू x0 टू x, और यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर देंगे। u कांस्टेंट है, यस, u का मान t पर निर्भर नहीं करेगा। u कहलाता है प्रारंभिक वेग। तो स्टार्टिंग में कोई चीज किस स्पीड से अपनी गति प्रारंभ की थी वो तो समय बढ़ने पर थोड़ी करेगी, वो तो 0 टाइम के लिए है वेग। 0 टाइम पर वेग u गति, u को कहां कर देंगे, यहाँ पर बाहर। तो 0 टू t यहाँ पर आएगा dt, किसका होगा 1 का, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर a को बाहर करेंगे, क्यों करेंगे बाहर जल्दी बताओ, क्योंकि कौन सी गति है, एक समान त्वरित गति है। तो महाराज a यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, तो 1 का समाकलन क्या होगा t, और यहाँ पर 0 टू t, a बाहर कर दो। t का समाकलन क्या होगा, t के ऊपर 1 धन 1 बटे 1 धन 1, ये मैंने क्या कर दिया भैया x घात 1। भाई यहाँ पर x dx होता, तो x के ऊपर 1 धन 1 बटे 1 धन 1, x घात n का समाकलन क्या होता है, x घात n धन 1 बटे n धन 1। तो x की जगह पर यहाँ पर चर क्या है t है, और घात कितनी है, तो क्या लिखेंगे t घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1, 0 टू 2, यहाँ पर आएगा x और x0 टू f। ठीक, अब यहाँ पर लिमिट ले लीजिए u, यहाँ पर आएगा t माइनस 0, यहाँ पर a, यहाँ पर भी लिमिट ले लो, तो t के ऊपर वर्ग बटे 2 माइनस 0, ये तो 0 है ना दूसरा वाला, और इक्वल टू यहाँ पर आएगा तो x माइनस x0। समझ आया सभी को, तो इसको गुणा कर दो, हो गया ut, ये हो गया at वर्ग बटे 2, यहाँ पर हो गया x माइनस x0। इतना समझ आ गया। x माइनस x0 क्या है, x है अंतिम स्थिति और x0 है, तो स्थितियों में अंतर को क्या बोलते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि x माइनस x0 बराबर s,
इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे भाई साहब। तो यहाँ पर आएगा यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर इक्वल टू एस। बस, या इसको अपन इस तरफ और इसको उस तरफ लिख देते हैं, तो एस बराबर क्या आ गया? AT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और नीचे क्या लिखना है? यही गति का द्वितीय समीकरण है। ये लो, द्वितीय समीकरण स्थापित हो गया। समझ आई बात सभी को? इसको एक बार और अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन को इसको ऑन कर। अब देखिए तृतीय समीकरण की स्थापना। तो बोलेंगे कि माना एक वस्तु त्वरण ए के अंतर्गत एक समान त्वरित गति कर रही है। माना dt समांतराल के समांतराल में वस्तु की स्थिति में dx और वेग में dv परिवर्तन होता है। अब मैंने दोनों जोड़ दिए। क्या क्या बोला मैंने? माना dt समांतराल में वस्तु की स्थिति में dx और वेग में dv परिवर्तन होता है। तब त्वरण की परिभाषा से a बराबर क्या आएगा? dv बटा dt। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसमें dv बटे dt में dx बटे dx से गुणा कर देता हूं। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे? कर तो एक हो गया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? ये करना पड़ेगा। अरे काम करते हैं, dt को यहां खिसकाते हैं, dx को यहां खिसकाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? dv बटे dx इंटू dx बटा dt। ऐसे बन जाएगा। dx बटे dt क्या है? dx बटा dt क्या है? ये विस्थापन स्थिति में परिवर्तन मतलब विस्थापन, और ये क्या है? तो विस्थापन में परिवर्तन बटे समांतराल बराबर। तो मैं इसको भी लिख सकता हूं। ये तो सारी कहानी बदल गई। तो ऐसा करने से क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे? इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि dx बटे dt इक्वल टू क्या होगा? v। तो मैं इसको v को आगे लिख देता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो आ गया v इंटू dv। इतना समझ आ गया? लेकिन आप अच्छी तरह देखो, ऐसा करने से हो क्या गया? ऐसा करने से ये समय निरपेक्ष समीकरण बन गया। देखो टाइम खत्म हो गया। ध्यान से देखो समीकरण को, क्या खत्म हो गया? तो यही तो हमें करना था। आप याद करो, जब हम तीसरा समीकरण निकालते थे तो समीकरण 1 से t का मान निकाल के 2 में रखते थे। भाई तीसरा समीकरण कैसा है? टाइम एब्सोल्यूट इक्वेशन, समय निरपेक्ष समीकरण। समय नहीं है तो मुझे समय को खत्म करना है। तो समय को खत्म करने के लिए क्या कलाकारी की मैंने? dx बटे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dt यहाँ ले आया, dx यहाँ ले आया, dx बटे dt को क्या लिख दिया? b। अब इसमें टाइम है ही नहीं है, अब टाइम नहीं है तो बस हो गया काम। ठीक है ना? आप dx यहाँ गुणा कर दो तो a dx बराबर क्या आएगा? v dv। क्लियर है सभी को? आप गति का पहला समीकरण भी लगा दो और नहीं लगाना है तो हो गया, b का समाकलन करेंगे। अब देखो यहां पर क्या आएगा। अब माना t बराबर 0 पर, t बराबर माने प्रारंभ में x का मान है x0, x क्या है? x0 और v है वो u, तथा v का मान क्या है? u। अब ये 3 जाएंगे, माने प्रारंभ में स्थिति है x0 और वेग है u प्रारंभ में। फिर क्या हुआ? एवं जब टाइम बदल करके t के बराबर हो गया तब x बदल करके x हो गया तथा v बदल करके v हो गया। ठीक है ना? तो t बराबर t पर x है और v क्या है? v है। उक्त सीमाओं के बीच, हाँ बिल्कुल सही बोलो, उक्त सीमाओं के बीच क्या करने पर? बोलो जल्दी। हाँ, समाकलन करने पर। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर इंटीग्रेशन a dx, लेकिन यहाँ पर किस चर के सापेक्ष हो रहा है? तो यहाँ पर x वाली लिमिट लगानी है। तो x वाली लिमिट देखो कौन सी है? x0 और x। यहाँ पर आएगा x0, यहाँ पर आएगा x। समझ में आएगी ना बात कि नहीं आई?
और वहां देखिए उस तरफ है वो भी के साथ डी भी, तो यहाँ मुझे भी वाली लिमिट लगानी है। तो समझिएगा भी डी भी, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है यू, यहाँ पर क्या लिखना है भी। समझ आया सभी को? समझ आया? अब हम क्या करेंगे, इस तरफ हमारे पास x है तो x वाली लिमिट लेना है, उस तरफ b है तो b वाली है। t कहीं नहीं है तो t वाली नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ लिखा जाएगा t, क्योंकि सारे के सारे परिवर्तन टाइम पे हो रहे हैं तो टाइम रहेगा। अब यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट, तो a को कहां कर देंगे बाहर। b कांस्टेंट नहीं है, b तो बदल रहा है ना, b कांस्टेंट है कि परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ वेग बदल रहा है तभी तो त्वरण पैदा होगा, तो भी नहीं बाहर कर देना, तो भी का तो समाकलन होगा। तो अभी करेंगे एक साथ, ठीक है। तो ए वन का क्या हो जाएगा x, और b का क्या होगा, हाँ ये होगा 1/1/1/1। समझ में आ रही ना बात? b ऐसे x dx, तो x के ऊपर 1/1/1 तो यहाँ पर ये वाला लगेगा, तो क्या आ जाएगा एक। अब लिमिट ले लेते हैं, तो यहाँ पर x को x लिखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, यहाँ पर b को पहले b लिखो तो b² आएगा माइनस e²/2 आएगा। बात समझ में आ रही? यहाँ पर b पर 2 हो जाएगा, पहले अपर लिमिट तो b लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट तो e लिखेंगे, ठीक है। अब x माइनस एक्स नॉट मतलब x माइनस x0 इक्वल टू s। ये कौन महाराज हैं? हाँ तो विस्थापन महाराज है, तो इनको ले लो, तो यहाँ से a इंटू एस बराबर 2 लघुत्तम ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा v² माइनस 2 को यहाँ गुणा कर दो तो 2as इक्वल टू v² माइनस e² यहाँ ले आओ तो 2as प्लस e² इक्वल टू, या अब एक काम करते हैं ऐसा लिख देते हैं v² इक्वल टू, यही क्या है, यही गति का करती है समीकरण है। ये हो गया ठीक। अब देखो कुछ कठिनाई नहीं है, पहले वाले केसर में त्वरण की परिभाषा गुणा किया समाकलन कर दिया खत्म। दूसरे वाले में विस्थापन की परिभाषा, तो आपको पहले नंबर क्या लिखना है, वेग बराबर विस्थापन परिवर्तन बटे समय, तो dx/dt लेके चल रहा है, v बराबर dx/dt। तीसरे में वापस a बराबर dv/dt लेना है, लेकिन t को पहले स्टेप में खत्म कर देना है, और t को खत्म करने के लिए क्या बोलना है dx/dx। dx क्या है आप याद करो, यहाँ पर मैंने क्या लाइन बोली थी कि माना dt समांतराल में वस्तु के विस्थापन में dx और वेग में dv परिवर्तन होता है, यही बोला था, वहीं से आया है dx विस्थापन में परिवर्तन। ये लाइन बोलना पड़ेगी जब तो आप उसको गुणा कर पाओगे। तो फिर बस यहाँ पर एक गुणा करके इसको थोड़ा इंटरचेंज कर देना, इसको वापस से भी लिख देना और समाधान कर देना, ठीक है ना। तो ये हमारे कौन सी विधि से निकाला गति के समीकरण, कलन विधि से।